हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम एडुटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यह बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपको 2 नंबर के होंगे, टोटल 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त ज़ाय किए अपने हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 100 तक कंप्लीट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है भारत में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 81.99%। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 81.99%। दोस्तों, आप अपने स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका यह इसमें कितना स्कोर रहा। दोस्तों, हम आंसर आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे सभी का। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाली पहली विदेशी विश्वविद्यालय कौन बनी। भारत में अपनी शाखा खोलने वाले पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बनी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन विश्वविद्यालय। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया। तो यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिनलैंड को। दोस्तों, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना सन 1949 ईस्वी में हुई थी। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम बताइए। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम बताइए। तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, सऊदी अरब और कतर। ऑप्शन नंबर डी, भारत, सऊदी अरब, कतर। दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से आप समझ लें। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक क्रम बताइए, मतलब कि हथियार खरीदने में किस देश का सबसे पहला स्थान है। तो सबसे पहला स्थान भारत का है, उसके बाद सऊदी अरब का है, उसके बाद कतर का है। ठीक है, आइए अपने प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 42वां स्थान है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रामचंद्र पौंडले। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। तो यह पुष्प कुमार दहल। दोस्तों, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 19,000 करोड़ रुपए। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 फरवरी। आइए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा को बढ़ा करके 10,000 से कितना कर दिया गया है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर
डी ऑप्शन नंबर सी जापान में किया गया। मालाबार नौसेना अभ्यास 2030 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया। दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आइए दोस्तों हम अपने प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ITBP ने जीता, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने जीता। आइए दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है। वो उनका संबंध अभिनेता और निर्देशक दोनों से था। यहाँ पे उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हमने प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों के संबंध में सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों के क्रम में सही सुमिलित नहीं है? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बिल्कुल सही है, और मणिपुर के अनुसुईया उइके बिल्कुल सही है, नागालैंड के ला गणेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मेघालय के रमेश वैसे नहीं है, मेघालय के फागू चौहान राज्यपाल हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर देखते हैं 16 को। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 2005 में। एससीओ का अर्थ होता है संघाई सहयोग संगठन, हिंदी में इसे कहते हैं। एससीओ में अभी नया सदस्य जुड़ा है ईरान। एससीओ में टोटल 9 सदस्य अभी तक वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। मोडेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह गुजरात के ऑप्शन नंबर ए मेहसाना जिले में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा का संबंध है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भगवान शिव से। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? तो उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? क्या बोल रहा है प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों को अनुवादित करने के हेतु समिति का गठन किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभय ओका समिति। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभय ओका समिति। आइए दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत में सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 272 किलोमीटर। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने हेतु वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। दोस्तों हम प्रश्न को 2-3 बार बोल रहे हैं ताकि यह प्रश्न आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, RBI द्वारा। प्रश्न नंबर 24 कर रहा है वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 19 महिलाओं को। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं
संसद के दोनों सदस्य केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उत्तर क्या बोल रहा है कि प्रश्न कह रहा है यहाँ पे हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मत की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? हमारा उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 101 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 100 ए में, आर्टिकल 100 ए में। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954 ईस्वी में। आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमारा कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो क्या? तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक संख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। दोस्तों यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे प्रश्न होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। किसने कहा था भारतीय संविधान को घनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? प्रश्न नंबर 31 कह रहा है किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं ढाला गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह कहा था भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जाएगा। ठीक है, आइए अपने प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 वर्ष का होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। थुंगन समिति यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1928 में स्थापित हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में स्थापित हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापित हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में स्थापित हुआ था। दोस्तों आप हम यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 42वां संविधान संशोधन। आइए दोस्तों हम अपने प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। बोहरा समिति का संबंध है, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 36 को। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मत्स्य एवं खनन यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट्स एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? तो यह पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, किंग्स के द्वारा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बुध का। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
पारसनाथ पर्वत। आइए हम प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। किस देश को वनों का देश का उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कांगो। किस देश को वनों के उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो कांगो को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हम्बोल्ट। कोयम्बटूर एवं कोचीन कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोची को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाल घाट। आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लूनी की। आइए हम प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यह केरल में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि चुलिया और बिहार यह राजस्थान का जलप्रपात है और दूध सागर यह जलप्रपात गोवा में स्थित है, मांडवी नदी के किनारे। आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। माउंट कोयोको स्थित है। माउंट कोयोको स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में यह दक्षिण अंडमान सागर में स्थित है, ठीक है। माउंट कोयोको कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अंडमान में स्थित है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा बनते हैं? नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा 5। कौन कौन से? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया। ये 5 देश नेपाल से या 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। कौटिल्य जो पुस्तक है वह अर्थशास्त्र के लिखा गया, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा गया। और सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो कथा सारी सागर है। जयदेव यह गीत गोविंद है और भद्रबाहु यह कल्पसूत्र पुस्तक है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ को परास्त करने का निर्णय किसने लिया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जयपाल। आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, 44 कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेविनियर, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे मात्र एक कथन असत्य है, बाकी कथन 2, 3, 4 एकदम बिल्कुल सही है। कथन 1 जो है यह गलत इसलिए है क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं बौद्धयान में विभाजन हुआ था। यह गलत है क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में यह 2 भागों में बटा था, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पावना
पावना विद्रोह 1873 से 1876 बिल्कुल करेक्ट है। पावना विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। एक्का विद्रोह 1921 से 1922 में बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914 बिल्कुल करेक्ट है, यह हुआ था झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में। और उत्तर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अहोम विद्रोह 1928 और 29 में, यह गलत है। अहोम विद्रोह हुआ था 1928 में, फिक्स डेट है इसका, ठीक है, और यह असम में हुआ था, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोती महल। बाकी सारे के सारे फतेहपुर सिकरी में स्थित है, लेकिन मोती महल यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी कांड के मामले में विदेशी सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी में, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, और गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, ठीक है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा करेक्ट डी। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, एकदम बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त है, ये भी बिल्कुल सही है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इसमें मुझे सब सही लग रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको इसमें कौन सा उत्तर गलत लग रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आप इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 64 बता रहे हैं को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कालीबंगन से। आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 65 कह रहा है चोल काल में व्यापारी की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नगरम, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे। 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि क्योटो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो क्योटो में हुआ था। तो आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 करा कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रथम रामसर साइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चिल्का झील। आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्या? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो उत्तर नंबर बी होगा, यहाँ पे घटती है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है कि वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। आइए हम 71 को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल, ठीक है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह अदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गति के नियम से। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव
पड़ता है तो यह बढ़ता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। जया दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा जया दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए बाइफोकल लेंस। उत्तर नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आइए यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें और अल्फा किरणें। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 76 क्या कर रहा है? तो प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि इसमें सुमिलित कीजिए। तो गामा किरणें की खोज कौन किया था? तो पॉल विलियर्ड, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। दृश्य किरणें का खोज कौन किया था? न्यूटन, करेक्ट है। और अवरक्त किरणों का खोज कौन किया था? हर्शल, बिल्कुल करेक्ट है। दीर्घ किरणों का खोज कौन किया था? रोएंटगन, यह करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। दीर्घ किरणें का खोज रोएंटगन ने नहीं किया था बल्कि मार्कोनी ने किया था। ठीक है, रेडियो का भी खोज मार्कोनी ने ही किया था। आइए अपने प्रश्न नंबर 77 को देखेंगे। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है कितना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1483 मीटर प्रति सेकंड। और हवा में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। आइए हम देखते हैं 78 को। रक्त में थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बी करेक्ट होगा, सोडियम 24। आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखेंगे। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या करा है? काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 और 7। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखेंगे। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष खोजा गया था? सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष खोजा गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। आइए हम प्रश्न नंबर 83 को देखेंगे। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका विभाजन उत्तर होगा यहाँ पे बी, 3 प्रकार से होता है। आइए हम प्रश्न नंबर 84 को देखेंगे। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीनिया केपिटिस। आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखेंगे। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनेसी। आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा जिब्रेलिन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आइए अपने प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 मेरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता की उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता की उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर ए करेक्ट होगा, बकरी यह द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है बल्कि यह प्रथम उपभोक्ता का उदाहरण है। आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इनमें से कोई नहीं असत्य, बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन करेक्ट होगा डी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नेय से द्वारा स्रावित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नेय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टेप्सिन और ट्रेप्सिन। ठीक है,
आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखेंगे। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स बेल्जियम में। दोस्तों प्रश्न नंबर 90 को एक बार फिर से देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नेस से द्वारा स्रावित नहीं है? तो ये हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 91 को फिर से देखते हैं। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखेंगे। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति के हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 बार। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। मांडी झांगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा से है। आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखेंगे। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार यह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक है, यहाँ पे उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अमृता प्रीतम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम 5 प्रश्न मैथ्स के प्रश्न को छोड़ते हैं या आप खुद से सॉल्व करेंगे। दोस्तों हो सकता है इसमें 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, हमने बोल दिया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा घबराहट हो जाती है, उसके लिए आप फिक्र ना करें। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ बोर्ड द्वारा भी होता है, तो उसके लिए आप फिक्र ना करें। बाकी सारे के सारे उत्तर आपको बिल्कुल मैंने करेक्ट बताया है। हो सकता है कि 95 प्रश्न में से दो प्रश्न आपको मैंने गलत बताया हो, या फिर हो सकता है बाय मिस्टेक गलती से मुझे लग गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गुड बाय फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।